अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। गुज़श्ता कई रोज़ से पार्टी टिकटों की तकसीम को लेकर नून लीग की क़यादत में अंदरूनी तनाज़ात की खबरें आ रही हैं। ख़ास तौर पर पंजाब के मुतादिद हलकों में पार्टी टिकटों की तकसीम पर मरियम नवाज़ का मौक़िफ़ शहबाज शरीफ और हमज़ा शरीफ से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। पार्टी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक पंजाब के कुछ हिस्सों ख़ास तौर पर लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और गुजरात में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के पसंदीदा उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी है। हमज़ा शहबाज जो गुज़श्ता कई सालों से पंजाब, ख़ास तौर पर शिमाली और वस्ती पंजाब की इंतखाबी सियासत पर गहरी पकड़ बनाए हुए हैं, उन्होंने आज पार्टी इजलास में नवाज शरीफ के सामने वाज़े अल्फाज में कहा है कि मियाँ साहब, पार्टी में काम करने वाले लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खामोशी की एक ज़बान होती है, लेकिन इसको कोई सुनने समझने वाला नहीं। मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने, मार खाने वालों को इग्नोर किया जा रहा है। नए लोगों को सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो पुराने वफादार वर्कर्स का क्या होगा? पुराना वर्कर आज बहुत परेशान है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। पार्टी टिकट उनका हक बनता है, जिन्होंने मुश्किलात काटी हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान ने भी कहा है कि नून लीग में टिकटों को लेकर 20 नशस्तों पर तनाज़ा है। अगरचे रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने इख्तिलाफात की खबरों की तरदीद की है, मगर बाखबर ज़राए इन इख्तिलाफात की तस्दीक कर रहे हैं। कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की बड़ी सियासी जमात है और इस तरह के इख्तिलाफात बड़ी जमातों में होते रहते हैं, मगर नून लीग में ये इख्तिलाफात ऐसे वक्त में सामने आ रहे हैं जब इंतखाबात में थोड़ा अरसा ही रह गया है। ख़ानदान के अंदर से उभरने वाले इन तनाज़ात का इसलिए भी ज़्यादा असर हो सकता है क्योंकि नून लीग की गैर मकबूलियत पहले ही किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। पार्टी की गैर मकबूलियत को मकबूलियत में बदलने की कोशिश में ही शहबाज शरीफ रोज़ाना ही पार्टी इजलासों में सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत के कारनामों का जिक्र कर रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ अवाम के जहनों से अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक की यादों को महव करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इन हालात में नून लीग में पार्टी टिकटों को लेकर होने वाले इख्तिलाफात क्या 8 फरवरी को उसके वोट बैंक को भी मुतासिर कर सकते हैं? इसी पर अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, नून लीग के मजबूत हलकों में टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात, हमजा और मरियम की अलग अलग चॉइसेस, भतीजे के ताया से खुलकर शिकवे, क्या नवाज शरीफ इख्तिलाफात दूर कर पाएंगे? हसन निसार साहब, ये इख्तिलाफात की गूंज तो हमेशा से रही। नून लीग एक बड़ी जमात है, नून और शीन की भी बातें होती रही, मगर अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, टिकटें देनी है, बेहतरीन उम्मीदवार सामने आने हैं। क्या भतीजे की बातें, भतीजे के जो इंतखाबी ग्रिप है, उसको नवाज शरीफ साहब एड्रेस करेंगे? मैं आपको करेक्ट करने की जरूरत तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ओपिनियन दे सकता हूँ। बड़ी जमात नहीं है। अच्छा, ये बड़ी जमात थी। ओके, ये मेरा ज़ाती ख्याल है, पता लग जाएगा। ठीक। दूसरी बात ये है कि एक इंतहाई घिसी पिटी और लेकिन तारीख़ी हकीकत है कि इक़्तिदार का कोई रिश्तेदार नहीं होता, ये फ़कत अरेंजमेंट्स होते हैं। अच्छा, पावर प्ले में बाप बेटा, भाई भाई की औकात, इस रिश्ते की औकात कोई नहीं है, ये सानवी हो जाते हैं, तो ये तो चचा भतीजा है। सारा खेल इनका जो है ना, वो मोहब्बत का नहीं है, मजबूरी का है। बड़ी वो शबाज स्पीडें सपूटें नहीं पजीराई मिली, ये तो अल्लाह पाक का करम होता है इंसानों पे। कोई पॉपुलर हो जाता है, कोई ज़्यादा लायक फायक बेहतर होने के बावजूद वो पजीराई नहीं मिलती। ये तो पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो आज तक इस सारी सूरत हाल की समझ नहीं आई, लेकिन रियलिटी है कि माइनस नवाज शरीफ, बड़ी पार्टी नहीं, जितनी भी रह गई उसमें सवाए नवाज शरीफ के, और उसके बाद खासा बाद शायद मरियम, ख़त्म। आखिरी फैसला करेगी वोट की मंडी। ये तो वो खेल है जिसमें ताज़ा तरीन मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि चौधरीज ऑफ गुजरात में स्प्लिट हो गया, जिसका मुझे ज़ाती तौर पे और तरह का दुख है कि ये एक मिसाल थी, लोग इसकी मिसाल दिया करते थे। तो ख़ानदानी लोग हैं, तीसरी चौथी नस्ल है अब इस खेल में। तो ये तो अभी भांडा फूट जाएगा चौराहे में, देख लेना। जब ये खुल के बात सामने आ गई कि कोई अब नहीं रह गया, कोई मतलब कोई बड़ी पार्टी जो आपने कहा है, ये हकीकत जिसन
लेकिन वो आपने एक बात की ना कि शहबाज स्पीड को पजीराई नहीं मिली, कर्म होता है किसी पे हो, मगर मैं आने वाली इनकी जनरेशन तो खड़ी है सियासत के लिए, जहां मरियम नवाज एक करिश्माती शख्सियत हैं, क्राउड पुलर हैं, हमने देखा गुज़िश्ता 3-4 साल में टफ टाइम में जलसे करती रही हैं। हमजा शहबाज को कहा जाता है इंतखाबी सियासत के माहिर हैं। जी एक मिनट, एक मिनट, दूसरी आपने ना मेरे नजदीक, मैं अगेन मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं आपसे आपकी बात को रद्द करूं, लेकिन फिर वही इख्तलाफ, कतन प्राउड पुलर शुलर नहीं है। अच्छा, ये याद रखना, ठीक है। ये पिछले 2-3 जगह पे जाके जो क्राउड पुल हुआ है, हाँ। या पुश हुआ है, हाँ। मैंने तो टीवी पे देखा है। सही हो गया। मैं तो जाती तौर पे मैं तो नहीं जलसा जुलूस देखता, मैं तो सुनता हूँ और देखता हूँ। जो देखा और जो सुना है उसके मुताबिक शी इज नॉट अ क्राउड पुलर। एक शुगल मेला था, वो आया गुजर गया। अच्छा चले, इससे तो आप अग्री नहीं करते। हमजा शहबाज ने बड़ा इंतखाबी तौर पर हलकों के अंदर काम किया है, कहा जाता है कि इंतखाबी सियासत के माहिर हैं, इससे अग्री करते हैं कि इससे भी अग्री नहीं करते आप? देखो बात सुनो, सबसे बड़ा गुलूकार है बड़े गुलाम अली, मकबूलियत मिलती है मुकेश को और मोहम्मद रफ़ी को। अच्छा चलो, टेक्निकली स्पीकिंग ठीक है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है, तानसेन का मुझे नहीं पता, बेजू बाबरा का मुझे नहीं पता, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में बड़े गुलाम अली खान से बड़ा सिंगर बर्रे सगीर की तारीख में पैदा नहीं हुआ। लेकिन अवाम में जाके सर्वे करके देखो, रफ़ी है, मुकेश है, मनाडा है, मेहदी हसन है, फलाना है, सो मेहनत मुनत की है, डेफिनेटली की है। चलो कुछ मान लिया, ठीक हो। हमजा मेहनती है, हाथमा मारता है, बट लेकिन नहीं, वो जो एक कशिश होती है वो होती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एक्स फैक्टर होता है। एक जुमला सुन लेना जी। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें एक्स फैक्टर होता है, जिसको डिफाइन करना मुमकिन नहीं है। दलीप साहब, सिनेमा की हिस्ट्री 100 साल से ज्यादा पुरानी हो गई, कोई दूसरा दलीप कुमार, संतोष कुमार ज्यादा खूबसूरत थे, उनके छोटे भाई दर्पण उनसे ज्यादा खूबसूरत थे। ये नहीं होता, एक्स फैक्टर है कोई, मुझे नहीं पता। चले जी, हम मौसीकी के एक्स फैक्टर से सियासत के एक्स फैक्टर में वापस आते हैं। हमजा, हाँ जी, नहीं, ना 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 ना, हर इस तरह के ये ग्लैमरस काम है, ओके, ये हमजा के करीब से भी नहीं गुजरा। अब मैं क्या करूं? ठीक है, इफ्तिखार साहब गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 2018 में इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग नून के पास यकसा मौके नहीं थे, फील्ड और तरह से सेट थी, पार्टी ने दुरुस्त टिकट्स तकसीम किए, जिसका फ़ायदा हुआ, वस्ती पंजाब में कामयाबी मिली। अब जब नून लीग पर किंग्स पार्टी होने की बात हो रही है, मकबूलियत के ऊपर भी बात हो रही है कि मकबूलियत कितनी और कबूलियत कितनी, अगर इस तरह की तकसीम होती है जिसमें पार्टी के अंदर इख्तलाफ होता है, पार्टी के लोगों को बात पसंद नहीं आती, तो क्या जो मजबूत गढ़ है वहाँ भी पार्टी नुकसान उठा सकती है? क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख क्या है? जी सर, अभी मौजूद है, अभी तो। क्या आप ये बताना पसंद करेंगी कि पार्टी का जो निशान है उसको देने की तारीख क्या है? सर उसकी तारीख भी अगले महीने जाके पढ़िए। ठीक है ना, फिर दो बातों तो हम फैक्ट्स पे बात करें ना। फैक्ट यह है कि आज के इजलास में भतीजे ने ताया से कहा है कि तरीका दुरुस्त नहीं है, जिस तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा है, उसका हक तो मेरा सवाल यह है, उसका हक है, बिल्कुल हक है ना, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन एक्सप्रेशन नहीं दिया उनके कायदे ने। क्या करता, वो उठ के चला जाता इजलास? मतलब अगर तो बात इजलास से उठ के चला जाता तो फिर जिन्होंने लेनी है सीटें, वो कह रहे हैं कि हमारा वक्त बहुत गुजरा जमात के साथ। एक खातून दूर से आई हुई थी, खबर बन जाती ना आपकी अगर उठ के चला जाता। मतलब चले कुर्बानियां देने वाले प्रायोरिटी होने चाहिए या इलेक्टेबल्स, ऐसे ये सारी बात जो मखसूस नशिस्तें हैं उसकी जो फहरिस्त जारी हुई उससे शुरू होती है। ठीक है, जिस पे कल आपके प्रोग्राम में ज़ैगम साहब ने बहुत खूब कहा, ये उसके कॉन्टीन्यूटी में आज ये सारी बातें हुई। ठीक हो गया, वरना ये इन इजलासों को देख लें, काफ़ी लंबे इजलास हुए, बिल्कुल ऐसा, सबके इल्म में था क्या हो रहा है। हमजा ने जो बात की है उसमें ये वज़न है कि जो लोग उस दौर में, जो इब्तला का दौर था, जो सख्ती का दौर था, उनके साथ खड़े थे, सड़कों पे खड़े थे, ये थानों में जाते थे, कचहरियों में केस भुगत रहे थे, उनके कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया, उनका हक इसलिए बनता है कि वो पॉलिटिकल वर्कर है। आपको मैं एक बात बताऊं कि एक दफ़ा इनके वर्करों की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने जो कपड़े का थान होता है उसको लपेट के जिस तरह कफन नहीं बनाया जाता, ऊपर मुँह तक लपेट दिया और ऐसे जकड़ दिया। 8-8 घंटे लोगों ने उस कफन के अंदर गुजारे। तो जब ये बात होगी ना सियासत की और जमहूरियत की और डेमोक्रेसी की, तो पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि उनके नज़दीक डेमोक्रेसी क्या है,
क्या डेमोक्रेसी ये है कि ज़्यादा पैसे वाले को टिकट देना है? वैलिड। या उन लोगों को टिकट देना है कि जिनको अल्लाह ताला ने पिछले कुछ सालों में बड़ा नाम दे दिया? और अगर एक ख़ानदान के 6-6, 7-7 अफराद को लाहौर से टिकट देने की खबर बाहर मार्केट में मौजूद हो, तो फिर ये सवाल करने का हक बनता है उन कारकुनों को जो उस इलाके के रहने वाले हैं और जो सिटिंग MP हैं, यानी कि जो आखिरी असेंबली थी उसमें वो MPs थे। तो ये बात तो होगी। इस बात को हमें इसी तरीके से देखना चाहिए। मुझे तो हैरानगी नहीं हुई, मुझे यकीन था कि हमजा इसके ऊपर कोई ना कोई स्टैंड लेगा, क्योंकि हमजा ने सारी चीज़ों को भुगता है। दो चीज़ें चल रही थी, क्राउड को डील कर रही थी मरियम, और जो MPs हैं इनके अंदर जो होने वाली तब्दीलियाँ रोज़ाना की सतह पे हो रही थी, जो उन पर प्रेशर पड़ रहा था, और वो इनको लेके बैठा हुआ था। और हमने देखा भी इफ्तिखार साहब 18 से लेके 22 के दरमियान जितने ज़िमनी इंतखाब हुए सारी ग्राउंड वर्किंग थी और सीटें निकाली भी इन्होंने। और फिर इसने ड्यूटियाँ लगाता था, MPs की ड्यूटियाँ लगती थी, जाओ जाके काम करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों की आप ड्यूटियाँ लगाते रहे हो और उनसे काम लेते रहे हो, अगर उन्होंने टिकटों के लिए अप्लाई किया तो फिर पहला हक तो उनका बनता है। आपकी सियासी मजबूरियाँ अपनी जगह, आपकी सियासी मजबूरी क्या है मेरे तो समझ में नहीं आता। आपको अपनी पार्टी के टिकट पे एतमाद होना चाहिए, और आप ये बात को समझ लें कि हम जैसे बूढ़े लोगों का जो दौर है वो ख़त्म होने वाला है। कब तक आप पैसे के नाम पर और इस नाम पर कि ये लोग पावरफुल हैं इनको चलाएंगे? सियासत करें। और मैं समझता हूँ हमजा ने जो बातें की हैं ये करनी चाहिए थी मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने, ताकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी रद्द-ए-अमल जब आएगा तो हमें समझ आ जाएगी कि ये पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि ये पार्टी के लिए बहुत अहम फैसला होगा। नवाज शरीफ की सियासी मजबूरी क्या होगी टिकट देते? अगर मैं आपकी राय पूछूं, नवाज शरीफ की कोई मजबूरी नहीं है, मैं आपको साफ बता दूं। कोई सियासी मजबूरी नहीं है? कोई सियासी मजबूरी नहीं है। नवाज शरीफ उस पार्टी का सरबराह है। उसकी मैं आपको माजी की बात बताता हूँ। 2018 में उन्होंने एक आदमी को कहा कि तुम मुजंग से इलेक्शन लड़ो, उसने मुजंग से कागजात नहीं जमा कराए, उसको टिकट ही नहीं दिया गया, उसको 5 साल बाहर बैठना पड़ा। ऐसे लोग भी तो हैं ना जो मियाँ नवाज शरीफ की इतनी बात मानते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ को असर्ट करना होगा। एक बात और, आप जब ये कह रहे हैं कि उनकी कोई सियासी मजबूरी नहीं है, एक राय उनके सामने मरियम नवाज रख रही हैं, एक राय उनके सामने हमजा शहबाज रख रहे हैं, उनको कौन सी राय ज्यादा उनको करीब लगेगी या समझ में आएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्राउंड रियलिटी से बड़ा दूर रहे हैं पिछले 4-5 साल। ग्राउंड रियलिटीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। अभी तो काफी दिन है। जैसे मैंने आपसे पूछा कागजात के वापस लेने की तारीख कौन सी है, निशान देने की तारीख कौन सी है, बहुत सारी चीजें। देखिए मैं सिंपली समझता हूँ, आई हैव बीन ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट माई सेल्फ। मैं समझता हूँ कि सियासी वर्कर के बगैर कोई सियासी पार्टी कायम नहीं रह सकती। और ये ख्याल किया जाए कि अरबपति लोग अगर आपके साथ खड़े हो जाएं और आपको कुछ ऐसे फ़ायदे पहुंच जाएं तो वो फिर सियासी पार्टियां लंबी खेल में नहीं रहती, वो आउट हो जाती। आज पीपल्स पार्टी वापस अगर आ रही है तो वो पीपल्स पार्टी वापस कैसे आ रही है? उन लोगों को शहर लाहौर में टिकट दे रही है जो अरबपति नहीं है और लंबे अरसे के लिए उस पार्टी के साथ वाबस्ता रहे। तो पार्टी के साथ वाबस्तगी, उनकी कुर्बानी के नंबर होने चाहिए 50, और फिर 50 नंबर आप देख लें कि बरादरी के कितने देने हैं, पैसे के कितने देने हैं, उनके वसाइल के कितने देने, इनको बराबर रख के खेल करें। एंड आई थिंक हमजा ने बहुत अच्छा किया, इस बात को पॉइंट आउट किया। ठीक है शहजाद साहब, इख्तिलाफात तो हैं लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत पर इत्तफाक है। 13 के बाद से अमली तौर पर नवाज शरीफ साहब इंतखाबी सियासत से दूर हैं। किस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं? बेटी पर, भाई पर, भतीजे पर? हैंडल कर लेंगे इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी को वो? देखिए कल की जो लिस्ट आई खवातीन की, उसके अंदर 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली। ताहिरा औरंगजेब जो कि हमेशा नेशनल असेंबली में रही इनकी खुसूसी नशिस्तों पे, और मरियम औरंगजेब जो कि पिछले चंद अदवार में 2 दौरों में वो वजीर इत्तलात थी और स्पोक्स पर्सन थी पार्टी की। ये आ रही हैं अब सूबाई असेंबली के इलेक्शन। ये नेशनल में भी शायद लड़ रही हैं, ताहिरा तो शायद नहीं लड़ रही, लेकिन मरियम औरंगजेब नेशनल में भी हैं, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर इनका। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उसके साथ मुंसलिक करें कैप्टन सफदर की उस अनाउंसमेंट के साथ जहां पर वो उसने आके अलग ऐलान मीडिया में ऐलान किया कि पंजाब की अगली वजीर आला मरियम नवाज होंगी। तो इसका मतलब है अगर मरियम नवाज वहां पे वजीर आला होंगी तो मरियम औरंगजेब, और हो सकता है कि ताहिरा औरंगजेब भी वहां पे मौजूद हों, और सिमिलरली और बहुत सारी। ये तो मैंने उन 2 लोगों का आपसे कहा जो कि उनके बहुत करीब समझे जाते हैं या उनके कैंप के समझे जाते हैं। तो इसकी बुनियाद या इसकी हकीकत अपनी जगह पर कायम है, इस किस्म के एक इंप्रेशन की जो कि PMLN के अंदर क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं।
मैं इसको ऐसे आज तक ना कभी माना किसी पार्टी के अंदर, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि शहबाज शरीफ एक बहुत अच्छे छोटे भाई हैं। लेकिन एक चीज हमारे यहाँ पंजाब के अंदर और पंजाबी में एक कहावत है या मुहावरा या जिसको इस्तेमाल किया जाता है, वो ये है कि टेढ़ नालों गोडे कभी आगे नहीं होते, पेट से घुटने कभी आगे नहीं होते, पहले पेट फिर घुटना। अब अगर ये चीज हकीकत है और ये कन्वेंशनल विजडम है और हमारे यहाँ सदियों से इस चीज की रिवायात कायम है, तो इसका मतलब है कि जो पेट की चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे क्लोज तरीन है। जब वक्त आता है तो चौधरी शुजात यूं ही हटते हैं सीन से, बीमार ज्यादा हो जाते हैं, लागर हो जाते हैं, भाइयों के दरमियान में तल्लक, सियासी तल्लक कम होता है, तो क्या होता है कि चौधरी शुजात के बेटे ऊपर आते हैं और सडनली वो जो घुटने हैं वो पेट से काफी आगे चले जाते हैं और वो तल्लक जो कमजोर भाइयों के बीच में हमेशा रहा है, वो कमजोर हो जाता है। तो ये है एक हकीकत। दूसरी बात, आप ये बात करती हैं मोगलों की और उस्मानियों की, तो बात हसन निसार साहब रोजाना हमारे प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा आज के दौर में जरदारी साहब और बिलावल के दरमियान में हम जब बात करते हैं ना कि बिलावल कुछ कह रहे हैं, जरदारी कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, वो आपको हम सब अगेन उस नहीं ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, नहीं असल में वो बड़े इस तरीके से सोचते हैं, मुख्तलिफ तरीके से, मैच्योर तरीके से, और बिलावल जो है, तो ये बात वो नहीं है। आसिफा तैयार खड़ी हैं और इस दफा एक खबर बनी हमारी खबरों में अंदर कि आसिफा इस दफा लॉन्च नहीं होंगी। ऐसा ही आसिफा लॉन्च क्यों होंगी? इसलिए होंगी कि बिलावल को अपनी जगह पर रखा जाए विद इन द पार्टी। तो ये हैं वो रिश्ते, सगे रिश्ते जो एक पेट से निकले हैं। तो ये आप पेट से निकले हुए रिश्तों का आप तस्वर कर लीजिए। अच्छा, एक और बात, सिर्फ एक टर्न ऑफ द टाइल चाहिए। याद है ना वो जब आप लुड्डो में दाना फेंकते हैं, सिर्फ एक दाना और मुड़ेगा ना जब, यानी जो ही ये जो अगर इलेक्शंस होते हैं और नवाज शरीफ और शरीफों की गवर्नमेंट आती है, नवाज शरीफ साहब अभी इसमें से आप निकल जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। हमजा की नाराजगी अपनी जगह पर कायम है, मरियम की अपनी पोजीशनिंग बहुत क्लियरली सामने, वाज़े होकर सामने आ रही है। इस एक इलेक्शन के बाद जब नवाज शरीफ अपनी जगह से रिटायरमेंट ले लेंगे या हट जाएंगे और कहेंगे कि भाई अब मैंने बच्चों के हाथ में शम्मा दे दी, अपनी बच्ची के हाथ में, उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से जो हाउस ऑफ शरीफ है सिर्फ एक आधा हाउस ऑफ शरीफ रह जाएगा। ये एक बुनियादी और पितरी बात है, हमें इसके अंदर बहुत ज्यादा गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर इन बच्चों पे है कि अपनी सियासत कैसे लेके चलते हैं। हमजा क्या करता है, मरियम क्या करती है, लेकिन ये काम इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब किसी ना किसी तरीके से एक छोटे अच्छे छोटे भाई की मदद के साथ उसको कंट्रोल कर लेंगे, काबू कर लेंगे, लेकिन एक टर्न ऑफ द टाइल के बाद ये मामला ऐसे नहीं रहे। एक और टर्न के बाद मामला ऐसे नहीं। अब सार साहब, एक तरफ नून लीग को लेकर गैर मकबूल होने का तासुर सामने खड़ा होता है, दूसरी तरफ इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद है जो चाहती है कि नून लीग का टिकट उन्हें मिले या उनकी ये ख्वाहिश है। क्या किंग्स पार्टी या फिर ये कहना कि साड़ी गल हो गई का जो तासुर बनाया गया है, ये एक वजह है जिस बायस इलेक्टेबल्स की ज्यादा दौड़ नून लीग के टिकट की तरफ लगी, जो खुद नून लीग के लिए हैंडल करना चैलेंज बन गया है? गैर मकबूल है नून लीग, ये कहां से पता चला? सर ये तासुर सामने आ रहा है ना कि जो वोटर है जो कुछ सर्वेस भी पहले आ रहे थे कि ग्राउंड पर जो कंडीशन है, जो हालिया नून लीग ने अपना वक्त गुजारा शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में, उसने डैमेज किया है नून लीग की मकबूलियत को। वोटर जो है कहीं ना कहीं खफा है या अवाम जो है वो खफा है। मैं उसी सर वही बात है ना, ये भी वोटर ने तो यही देखना है कि मेरे घर में कोई भी हुकूमत कर सकता है ना, फैक्ट्स पे कर सकता है। मैंने तो यही तो कहा, तासुर पे दो बातें सामने रखी ना, इलेक्टेबल्स पे रखी और एक इस बात के ऊपर कि जो हालिया दौर खत्म हुआ उस बायस अवाम नाराज कहीं ना कहीं। ये दोनों बातें सामने रखते हुए परसेप्शंस होते हैं ना जी, परसेप्शन जो होते हैं ना, हो सकता है रियलिटी से ज्यादा वो बड़े हों या गहरे हों, लेकिन मीडिया के जो तजर्बा है मेरा, मैं उसमें समझता हूँ कि रियलिटी जो होती है ना वो परसेप्शन से बड़ी होती है। और रियलिटी का तभी पता चलेगा जब बैलेट बॉक्सेस में से वोट निकलेंगे कि कौन पॉपुलर है कौन नहीं। जहाँ तक ये जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया है कि जिसकी वजह से इख्तलाफात हैं या नहीं हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं और जमहूरी जमात में इख्तलाफ होना चाहिए। मैं तो इसको बहुत अच्छी बात समझता हूँ, सिर्फ हमजा शहबाज को नहीं और भी लोगों को जिनकी रिश्तेदारी ना हो उनको भी अपनी बात कहनी चाहिए और कहते भी होंगे। सारी सियासी जमातों में कुछ ना कुछ तो जमहूरियत है ही, और ये तो हमने शायद वीडियो क्लिप्स भी देखे हैं कि नवाज शरीफ के सामने बैठ के लोग इख्तलाफ का इजहार कर रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने करते थे, आसिफ अली जरदारी और बिलावल के सामने भी करते हैं, ANP के लोग करते हैं, जमात इस्लामी के करते हैं,
MQM के नहीं करते, तो अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ ये इख्तिलाफ राय होना चाहिए, इसी से बेहतरी आएगी। तो जो इख्तिलाफ सामने रखा गया है, क्या वो लीडरशिप उसको एड्रेस भी करती है? और फिर वो सवाल मैं दोबारा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब खुद कह चुके हैं कि साड़ी गल हो गई, ये जो तासुर नून लीग ने बनाया, कहीं यही इसी ने इसके लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर दी कि लाइन लग गई एक लोगों के टिकट लेने वालों की? ये तो ताली दोनों हाथ से बचती है। अगर मुस्लिम लीग नून ने अपने बारे में ये तासुर कायम किया है कि वो साड़ी गल हो गई है, तो एक उन्होंने भी गलत किया, और दूसरे जो लेने वाले हैं हमारे इन सियासी क्लास का हाल भी तो देखें ना आप, इन पर भी तो बात करें कि जो उधर ही क्यों लाइन लगा रहे हैं, वो उस तरफ क्यों नहीं लाइन लगा रहे जहाँ पे धूप पड़नी है या जहाँ पे सर्दियाँ पड़नी हैं। तो ये ज़ाहिर है सियासत जो है मफादात का खेल है, और जिसके मफाद जहाँ पे बेहतर तौर पावर प्ले है ना, पावर गेम है। इस गेम में आप चेस की गेम में आप कुछ गेम तभी करेंगे जब आप को उम्मीद हो जहाँ से आपको फ़ायदा मिलने की वहीं जाएंगे, क्योंकि ये सूफीज़म तो है नहीं सियासत, ना ही ये खिदमत खल्क के लिए बेलॉस खिदमत के लिए कोई वेलफेयर एसोसिएशन है। सियासत है ही इक़्तिदार के लिए होती, इक़्तिदार के लिए है, इसमें कोई गाली भी नहीं है कि इक़्तिदार के लिए क्यों है, क्योंकि है इक़्तिदार के लिए, वरना आप सूफ़ी बन जाएं, आप फिलैंथ्रोपी चला लें। तो बल्कि मगरब में तो यहाँ तक है कि अगर आप फिलैंथ्रोपी चला रहे हैं, अगर कोई खैराती इदारा चला रहे हैं, तो आप सियासत में नहीं आते, ना आपको आने दिया जाता है, अखलाकी हैसियत आपकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ही चलता है ना, आप खैराती इदारा भी बनाते हैं, उसकी बुनियाद पे सियासत भी करते हैं। मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया, हमने तो सारी जिंदगी पढ़ा था सियासत खिदमत है, लेकिन आज मुझे पता लग गया सियासत सिर्फ इख्तिदार के लिए ही। जी इफ्तिखार सब कुछ कहना है, नहीं वही ना जी वो आपको मैं ये कह रहा था कि आपने ज़ाहिर है ये सुना होगा, लेकिन आपको खुद सोचना भी चाहिए कि ये जो नारे हमें सुनाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं मीडिया के ज़रिए, क्या ये सच पर मबनी होते हैं, ये प्रोपेगेंडा होता है? तो ये प्रोपेगेंडा है खिदमत खल्क। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप परफॉर्मेंस पे बात करें कि सियासी जमातें अपना मंशूर क्या लेके आ रही हैं, उसमें वो परफॉर्म कैसे करेंगे, लोगों की ज़िंदगियाँ कैसे बेहतर करेंगे, ये प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करें। ये चाचे भतीजे की लड़ाई हो गई, बहन भाई की लड़ाई हो गई, हम भी इसी में लगे रहते हैं, हमारा कल्चर भी ऐसा ही है। लोग क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टीज को, जो जमहूरियत मांगती हैं और जमातों में जमहूरियत नहीं रखती हैं। ये तो क्रिटिसिज्म हर दिन होगा, उन्होंने इख्तियार किस बात का लेना? काम सर अभी तक तो मंशूर ही नहीं दिए ना सर, अब तक तो मंशूर नहीं आए कि चाचा भतीजे की लड़ाई, बहन भाई की लड़ाई से काम, मियां बीवी की लड़ाई से काम इफेक्ट कैसे हुआ है, परफॉर्मेंस इफेक्ट कैसे हुई है, डिलीवर क्या किया क्या निकला, इस पे बात करें ना। की मेजरमेंट होगी जी इफ्तिखार साहब। नहीं आप ये निकल गया ना, इस वक्त यही वक्त है ना, ये तो निकल गया। आप एक फिक्रा इस्तेमाल कर रही हैं, साड़ी गल हो गई, ये मैंने नहीं कहा। नहीं मैं कहने लगा था कि राना सनाउल्लाह से मंसूब ये फिक्रा आप इस्तेमाल कर रही हैं। अगर साड़ी गल हो गई है तो फिर लाइन लग गई है बकौल आपके, तो लाइन लगी में तो ज़्यादा मौका है कि आप सियासी वर्करों को अकोमोडेट कर जाएं, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ गलती हो गई है। तो फिर सियासी वर्करों को अकोमोडेट करो, फिर दौलत पैसे ना वेखो, उन लोगों को अकोमोडेट करो जिन्होंने मारा खाई, पुलिस गए थाने गए, उन्होंने घरों का छापे पे ने, जिन्हों का कारोबार तबाह होया, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ गलती हो गई है बकौल राना सनाउल्लाह दे। चले जी एक ब्रेक की तरफ जाना है, आएंगे तो अगले मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया है। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तिना जारी किया। अदालती फैसले के मुताबिक केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने वाले दरखास्त गुजारों को भी फरीक बनाया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई थी। तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर जस्टिस कामरान हयात मियाखेल ने केस की समाअत की। जस्टिस कामरान मियाखेल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है तो अब इंतखाबी निशान से नहीं रोक सकते, निशान देना होगा, आइंदा इलेक्शन में फिर रोक सकते हैं, इसमें तो नहीं रोक सकते। जस्टिस कामरान ने रिमार्क्स में पूछा कि ये कहाँ लिखा है कि एक पार्टी इंतखाबात कराए और तफसीलात फराहम करने के बाद इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम ही ना करे। आप पीपल्स पार्टी से तीर, मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान ले लें तो उसके बाद क्या होगा? अदालत ने कहा है कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा। अब ये तो फैसला होगा जब डिविजनल बेंच में आएगा, मगर अभी इस वक्त ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका निशान, इंतखाबी निशान बल्ला मौजूद है
और जो बाहर आकर उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से भी, उसमें भी काफ़ी पॉजिटिविटी सुनाई देती है। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, अदालत ने 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। बैरिस्टर गौहर, अदलिया ने पीटीआई को सियासी हक लौटा दिया। इंतखाबात को लेकर पीटीआई के शिकवे शिकायत क्या अब ख़त्म हो जाने चाहिए? बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर बाहर आए तो बहुत ही खुश थे, मुबारकबाद दी और इत्मीनान में थे कि मामलात उनके हक़ में आगे बढ़ रहे हैं। हसन निसार साहब, क्या ये शिकवे शिकायत अब पीटीआई के ख़त्म हो जाने चाहिए? इससे पहले भी हमने देखा कि केसेस में रिलीफ मिल रहा है पीटीआई को, सो हालात बेहतरी की तरफ है। देखें आयशा, ये सास बहू वाला मामला है। इनके दरमियान हल्की फुल्की मौसीकी, कभी क्लासिकल, कभी रॉक, कभी पॉप, वो चलता रहेगा। और वैसे भी एक बड़ा खूबसूरत क्लासिकल मिसरा है, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में। और ये तो हमारा माशाल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, माशाल्लाह, ये नहीं शिकवे शिकायत नहीं मुकते। कल परसों देखेंगी आप, अगले प्रोग्राम में कुछ और इस तरह की चीज़ डिस्कस कर रही होंगी आप, और तमाशा आ जाए। कंटिन्यूटी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब सार साहब, 2018 में इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का नून लीग के खिलाफ गठजोड़ था, जो वजाहत से सामने चीज़ें फिर बाद में खुद तस्लीम की जाती रहीं। 2023 में अदलिया आज़ाद, क्या पीटीआई ये कहने में हक बजानिब है कि जो ज्यादतियां उसके साथ हुई ऐसी किसी के साथ कभी नहीं हुई? देखिए, जिसके साथ जो कुछ हो रहा होगा वो तो यही कहेगा कि सबसे ज़्यादा जुल्म उसके साथ ही हुआ है। लेकिन बात फिर वही है कि रिसेंट पास्ट में इसकी जो बुनियाद है इस जुल्म की, वो पीटीआई ने रखी और बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने उसको परसू किया। जो कुछ अब हो रहा है ये भी बदकिस्मती है। अभी कल परसों मुनीफ फारूक के प्रोग्राम में ये बात हुई तो मैंने उसमें कहा कि जो जुल्म हुआ है अभी जो हो रहा है उसको कोई इंडोर्स नहीं कर सकता, ना डिफेंड कर सकता। और मैंने खुद भी मजम्मत की, जो जर्नलिस्ट उठा लिए गए थे और जिस तरह वो, लेकिन देख लें कैसे वापस आए हैं तो फिर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो देखिए, फेक न्यूज़ इतना कोई आसान तो नहीं है इसको कह देना कि फेक न्यूज़ है तो क्या वो, लोगों की ज़िंदगियाँ उजड़ गई, ये मुल्क उजड़ गया, लोग मारे गए। तो अगर किसी को इतना एहसास नहीं है कि मैं अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोलने से रोक सकता, तो फिर अगर कानून हरकत में आता है तो उस पे शोर कैसा। खैर, मेरा किसी के साथ ना कोई हमदर्दी है, ना मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि जब आप एक लाइन है, हमने जो उन लोगों पे जो पिछले दौर में, जो आपने 2018 की बात की है, उन लोगों पे जिन पे जुल्म हुआ, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि ना आइन और कानून पे चलें, और पुरअमन तरीके से कहते थे। लेकिन पीटीआई ने, और उनमें फ़र्क क्या हुआ, या पीटीआई के तरफ जिनका जहन था कि तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिस तशद्दुद की खिलाफ बात करनी चाहिए की जाती थी, उसी तरह से बढ़ के या उसी तरह का तशद्दुद उन्होंने भी अपना लिया। फिर फ़र्क किधर रहा? आपकी जो मॉरल एज है, मॉरल हाई ग्राउंड है, वो किधर है? ये इस पर मुश्किल हो जाता है ना। फिर अगर फिर भी डिफेंड किया, हम जैसे लोगों ने अपने ऊपर जुल्म बर्दाश्त करके, जब मजाक उड़ाया जाता था, जब उन पे जुल्म हुआ तो उसको डिफेंड किया, तो वापस आके उन लोगों ने फिर वही काम शुरू कर दिया। तो क्या करें आप मुझे बताएं। इस तरह ये सूरत हाल आपको नहीं नजर आ रही? इससे किसको नुकसान पहुंच रहा है? इससे उस मौक़िफ़ को नुकसान पहुंच रहा है जो हम बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए करते हैं, जो हम आइन और कानून की अमलदारी के लिए करते हैं, जो हम सच के लिए कहते हैं। उस मौक़िफ़ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और उस पर फ़ायदा किसका हो रहा है? उसका फ़ायदा हो रहा है जिसका नाम आपने नहीं लिया और नाम मुझे लेने दिया जाएगा। उनका फ़ायदा है। आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करें। आइन और कानून और पार्लियामेंट की अगर इस मुल्क में कोई बेहतरी करनी है तो फिर कानून का रास्ता है, जदोजहद का रास्ता है, नेल्सन मंडेला का रास्ता है, इख्तियार करना कर लें। दूसरी तरफ ठीक है, दूसरी तरफ मुल्ला उमर का रास्ता है, आप वो इख्तियार कर लें। एक तरफ रहे ना, सहूलतें मांगे आप नेल्सन मंडेला की, रास्ता आप मांगे और इख्तियार करें मुल्ला उमर का, ये मुमकिन नहीं। अब सर साहब, दो तजादात हैं, इसमें से कोई रास्ता निकल सकता है कि बहसियत माशरा हम लोग बेहतरी की तरफ जा सके? मतलब है, फेक न्यूज़ भी है, इल्ज़ामात भी हैं, पुरतशद्दुद रवैये भी हैं, मगर ये मेन स्ट्रीम तो नहीं हो सकती सारी बातें किसी भी सूरत में। देखिए जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्रॉब्लम क्या, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है सारी, वो तहैया कर ले कि उसने आइन और कानून पे चलना है, उस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए प्रोग्राम लेके आना है। मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए तमाम सियासी जमातों का। फिर देख लें, जुडिशरी भी ठीक हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक हो जाएगी।
ये तो नहीं हो सकता ना कि आपस में लड़ते रहें और एक किसी और के साथ। देखिए, 3 ताकत के मराकज है ना, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। ये बात तो तय है ना। अब वो किसके साथ मिलती है? उसे पार्लियामेंट का दस्तो बाजू बनना चाहिए, दोनों को नहीं बनते। वजह क्या कि पार्लियामेंट तकसीम है, कौम तकसीम है, कर दी गई है। वो कभी एक पार्टी जुडिशरी को साथ मिला लेती है, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट को मिला लेती है, कभी जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट दोनों किसी सियासी जमात के पीछे खड़ी हो जाती हैं। इससे झगड़ा पड़ रहा है इस मुल्क में। आइन और कानून के पीछे सब चले तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके लिए भी सियासी जमातों को लीड करना पड़ेगा। दे विल हैव टू लीड बाय एग्जांपल। लेकिन अगर अपना काम, अपनी जिम्मेदारी आउटसोर्स करेंगे, कभी जुडिशरी ये फैसला कर दे, कभी कहें कि ये फैसला कहीं और से होके आ जाए और पार्लियामेंट फैसला ना करे, पार्लियामेंट पॉलिसी ना बनाए, तो फिर यही होगा, फिर यही कुछ होगा। लेकिन कह रहे हैं जो जुल्म कल हुआ हो रहा है, मिनिमम कॉमन एजेंडा पर पॉलिटिकल लॉट को आना पड़ेगा। लेकिन क्या ये मुमकिन है? ये एक अलहदा सवाल है। ब्रेक के बाद इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब की राय। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदी। शहजाद साहब, क्या शिकवे शिकायत खत्म हो गए? साइफर केस में इमरान खान को रिलीफ, आज इंतखाबी निशान वापस है। 8 फरवरी से पहले और बहुत से मामला जाएंगे अदालत की तरफ, इंतखाबी और सियासी। इस्टेब्लिशमेंट की सोच भी वाजे है। आप इदारों के माबैन आईनी तसादुम का इम्कान देखते हैं या स्मूथली चीजें जाएंगी 8 फरवरी तक? अच्छा, एक तो मैं ज़रा अफसार की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो जो उन्होंने कहा कि जहाँ पर हमारे सियासी मामलात और सियासी जो प्लेयर्स हैं इनके बीच में जो इख्तलाफात हैं, जो आपस में लड़ाई मड़ाई, और इसी का अगला पहले जो शाम सवाल का जवाब दे रहे थे वो भी तकरीबन यही चीज़ थी। वहाँ पर सियासी पार्टियों के अंदर ये सब कुछ लड़ाई जारी है, एक दूसरे को काट रहे हैं, और अब यहाँ पे सियासत के अंदर इस किस्म का मामला जारी है। और जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक किसी किस्म की भी ये सब बाकी मरम पट्टियाँ जो सामने आ रही है, डेमोक्रेसी से ज़्यादा ये डेमोक्रेसी ज़्यादा लग रही है। यानी जब तक ये डेमोक्रेसी से उठ के डेमोक्रेसी नहीं बनेगी उस वक्त तक उसकी कोई आपको मंजिल होती अचीव होती नजर नहीं आती। अली जफर और गौहर ने जो बोला वो एक सियासी बयान है। मैं इंतजार करूंगा उस वक्त का जबकि अदालती बयान इस चीज पे आएगा। लेकिन उसके बावजूद 2 चीजें हमने पहले भी प्रोग्राम में, मैंने किसी एक और प्रोग्राम में भी जिक्र किया, आज फिर उसको दोहरा देता हूं। मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, 2 बुनियादी इनकी जिम्मेदारियां बनती हैं अदर देन बाकी मुकदमात का जो क्रिमिनल केसेस आते हैं, जो अपीलें आती हैं वगैरह वगैरह, उनके अलावा। एक ये कि शख्सी आज़ादी और बुनियादी हकूक, इसके ये पहरेदार हैं, इसके मुहाफिज हैं पाकिस्तान के अंदर। और कुछ करें ना करें, सियासी तौर पर जिसके मर्जी साथ चले जाएं, उनका अपना रुझान भी हो सकता है, सियासी सोच भी हो सकती है, इन 2 चीज़ों पे वो कम से कम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और बुनियादी हकूक और शख्सी आज़ादी, ये 2 चीज़ें, जहाँ पर ये 2 चीज़ें आती हैं, और आजकल के वोट्स को और आजकल के इलेक्शंस को, और जिस तरीके से इलेक्शंस को हमारे यहाँ मैनिपुलेट किया जाता है और इससे डिजायर्ड रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, जब ये चीज़ सामने आ रही है और आपने देखा कि जो अदालतें हैं वो एक मुख्तलिफ तरीके से इससे रिएक्ट कर रही हैं, तो ये एक उम्मीद पैदा होती है कि उनको इन 2 चीज़ों का एहसास अपने तौर पर मौजूद है। अब वो क्या शक्ल इख्तियार करती हैं, क्या मुकालमा होता है, किस तरीके से ये लोग अपने केसेस को लड़ते हैं, बताते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, अदालतें उस हिसाब से फैसला करेंगी। लेकिन वो मुहाफिज रहेंगी बुनियादी हकूक और शख्सी आज़ादियों के, और इस वजह से उस पर ज़्यादा उम्मीद है मुझे बैरिस्टर गौहर और इनके ऊपर ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो इसलिए PTI जो है वो अपनी किया भुगत रही है, और ये सब के सब अपना किया भुगतते रहे हैं जब तक ये अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करते। और वो जो अफसार साहब बात कर रहे थे कि एक सियासी सोच के साथ सब इकट्ठे होके इकट्ठे एक तरह तो नहीं चल सकते, अपनी इख्तलाफात तो होंगे, लेकिन सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने इस मुल्क को सियासत के साथ चलाना है या किसी और निज़ाम के साथ चलाना है, या कोई हाइब्रिड किस्म का निज़ाम होगा जो लेके चलेगा, ये इनको फैसला करना है, इनको ये सफ़र तय करना है। इनके लिए हम शोर तो मचा सकते हैं, लेकिन हम इनको सफ़र तय करने में मदद नहीं कर सकते। ठीक है जी, इफ्तिखार साहब। मैं तो कुछ नहीं कहना चाह रहा इस पर, क्योंकि बात तो वही है ना कि कहा जा रहा था हमारे कागजात नामजदगी ही छीने जा रहे हैं, और फिर हज़ारों की तादाद में कागजात नामजदगी जो जमा भी करा दी गई, बड़े बड़े नाम लिए गए, और आज जो मैंने फहरिस्तें पढ़ी उनमें उनके तो कागजात नामजदगी कबूल हो गई। इवन हद है कि गुजरात से चौधरी परवेज़ रई के बारे में कहा गया कि उनको नहीं कागजात जमा कराने, उसके भी कागजात जमा हो गए। तो ये जो फेक प्रोपेगेंडा हो रहा है ये बहुत डेंजरस है। आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो मुकाबला करना पड़ रहा है वो इस फेक न्यूज़ का है। इस फेक न्यूज़ से पूरी की पूरी समाजी ढांचे को
हिला के रखा जा रहा है। अब हमें चाहिए कि इलेक्शन तक 8 तारीख तक एक सुकून से हम चलें। जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है उनके नाम अखबारों में आ गए हैं, कागज़ों में आ गए, और हर इलाके के लोगों को पता है किस किस ने कागज़ जमा करा दिए हैं। अब अगला सवाल है कि निशान का, मैं उन लोगों में से हूँ जो उसका हामी रहा हूँ और रहूँगा। मुझे नहीं पता कि अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। मैं समझता हूँ कि जमहूरी अमल में जाने के लिए जो निशान है उनको मिलना चाहिए। हर पार्टी का हक है जो उसका निशान है। और ये लोग जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इनके बारे में भी रियासती अदारों को कुछ एक्शन लेना चाहिए। उसकी वजह ये नहीं है कि ये चंद अफराद हैं, ये चंद अफराद नहीं है, ये पूरे निज़ाम के को तहबाला करने के लिए कर रहे हैं। मसलन ये ख़बर जो आई कि हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया, उससे पहले का रवैया देखें क्या होगा और उसके बाद क्या होगा। जो पहले 2 दिनों से रवैया है, उससे जो लोगों के ज़हन में इश्तराब पैदा होता है, इश्तियाल भी दिलाया जाता है, जो इश्तियाल दिलाया जाता है, उसको हमें रोकना होगा। कि अगर आप चाहते हैं कि 8 के इंतखाबात पुरसकून हो और तरीके से हो, ये चाहते हैं ना कि कागजात नामजदगी दाखिल हो जाए, और ये चाह रहे हैं ना आपको निशान मिल जाए, मैं तो हमायत करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि निशान अगर आपको ये ना भी मिले तो फिर मेरे सवाल का भी जवाब मुझे चाहिए तमाम दानिशवरों से कि लोग जो लड़ते हैं इंतखाब आज़ाद तौर पे, हर दफ़ा उनका निशान कोई और होता है, क्या उनके वोटर्स को पता नहीं लग जाता? अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ किस जगह से और मैं एक सियासी पार्टी का कारकुन हूँ, मैं उस इलाके में रहता हूँ और मेरी सियासी पार्टी को निशान नहीं दिया जाता, तो इसके बावजूद लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, लोगों ने वोट मुझे देना है क्योंकि मेरी पार्टी की वाबस्तगी के बारे में मैं वो वाज़ेह तौर पे जानते हैं। तो ये मसला बस कर दो, खुदा के लिए सुकून की तरफ जाने दो। जमहूरियत तभी चलेगी इस मुल्क में, मैं वाज़ेह तौर पे बता दूँ, अगर सुकून होगा। और अगर सुकून न हुआ और इंतखाबी नताइज को तस्लीम न किया गया तो फिर जमहूरियत के बारे में आप भूल जाइए। फिर 1 दिसंबर में एक और शख्स आ जाएगा, वो इन सब लोगों को जेलों से रिहा कर देगा और एक नया खेल शुरू हो जाएगा। सुकून ज़रूरी है जमहूरियत चलाने के लिए। इफ्तिखार, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।